वालेकुम। हमारे पास क्या है चैप्टर 2 न्यू सिलेबस। हमारे पास क्या है फर्स्ट ईयर का जो बुक है हमारे पास चेंज हो गया न्यू बुक। अब न्यू बुक चैप्टर 2 हमारे पास क्या है स्टेम सेल। पुराने बुक में ये मौजूद नहीं है तो स्टेम सेल का लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल साइकिल का मतलब क्या होता है। सिंपल सेल साइकिल क्या होता है एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है। सिंपल क्या है सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ क्या होता है इवेंट होता है। मतलब सिंपल हमारे पास एक सेल है। अब इसमें सेल साइकिल करना है। सेल साइकिल का मतलब क्या है ये अपने आप को क्या करेगा डिवाइड करेगा दो सेल में। अगर ये माइटोसिस होगा तो दो सेल में डिवाइड करेगा। अगर ये मायोसिस होगा तो एक सेल चार सेल में डिवाइड करेगा। तो ये फिर ये दो सेल हमारे पास ले सपोज सेल में एक सेल में दो सेल में डिवाइड कर लिया। अब ये दो सेल क्या करेगा मजीद डिवीजन करेगा। तो सिंपल क्या करेगा एक साइकिल में रिपीट करेगा। प्रीवियस सेल साइकिल से अब न्यू सेल साइकिल फिर से जो डॉटर सेल बन गए। देखो पेरेंट सेल से हमारे पास डॉटर सेल बन गए। अब ये जब डॉटर सेल मैच्योर हो जाएंगे ये भी डिवाइड करेंगे तो इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल सिंपल क्या है एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें हमारे पास सेल क्या करेगा सेल अपने आप को ग्रो करेगा। जिसमें सेल ग्रो करेगा और क्या करेगा कॉपीज बनाएगा। किस चीज की कॉपीज बनाएगा अपने डीएनए की कॉपीज बनाएगा। जब अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा अपने आप को ग्रो करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा ये दो हमारे पास क्या होगा डिवाइड इनटू न्यू सेल। सिंपल देखो सेल साइकिल क्या है एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें सेल क्या करेगा ग्रो करेगा। जब सेल ग्रो करेगा साथ में अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए की कॉपीज बनाएगा। मतलब डीएनए की डुप्लीकेशन करेगा डीएनए को डुप्लीकेट करेगा। जब ग्रो करेगा डीएनए को डुप्लीकेट करेगा तब सेल क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट जो पूरा इवेंट चला जिसमें तमाम चीजें हो गए इसको हम नाम देते हैं सेल साइकिल। तो ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट जिसमें सेल ग्रो करता है अपनी डीएनए की कॉपीज बनाता है और क्या करता है फिर जब डीएनए की कॉपीज बना देता है तो फिर वो न्यू डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। तो इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल को आपने समझना देखो सेल दो तरह से डिवाइड करेगा एक माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेगा एक मायोसिस के जरिए डिवाइड करेगा। सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है माइटोसिस के जरिए पढ़ना है। देखो मेन स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब सेल साइकिल के दो स्टेजेस है एक इंटरफेज है दूसरा हमारे पास क्या है एम फेज। अब इंटरफेज और एम फेज ये दोनों के दोनों किसका हिस्सा है माइटोसिस। जब भी कोई भी सेल माइटोसिस करेगा सबसे पहले इंटरफेज परफॉर्म करेगा बाद में एम फेज परफॉर्म करेगा। तो सेल साइकिल के यही दो फेजेस है। जब भी सेल साइकिल आ जाए तो सेल साइकिल के कितने फेजेस है एक इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज हमारे पास क्या है माइटोटिक फेज। अब जो इंटरफेज है देखो इंटरफेज 90% ऑफ द सीसी का मतलब क्या है सेल साइकिल। ये 90% ऑफ द सेल साइकिल क्या है टाइम लेता है। मतलब 90% क्या है कितना टाइम ले लेता है। मतलब जब देखो कोई भी चीज हमारे घर में जब भी मेहमान आते हैं तो मेहमान की आने से पहले हमको खबर पहुंचाती है। तो हम घर में हर चीज की तैयारी करते हैं यानी उसके लिए खाना बनाते हैं सब कुछ बनाते हैं तो बाद में हम उसको मेहमान को खिलाते हैं। तो इसी तरह जब कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो सेल डिवीजन से पहले वो सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करेगा। तैयार किस तरह करेगा अपनी तमाम चीजों को डुप्लीकेट करेगा ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करेगा एंजाइम को डुप्लीकेट करेगा। जब तमाम चीजें प्रिपेयर होगी तब वो सेल में डिवाइड करेगा फिर वो डिवाइड करेगा। तो इंटरफेज हमारे पास क्या है सेल प्रिपरेशन। तो सेल क्या करेगा सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर द डिवीजन। सबसे पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर द डिवीजन। ये किस फेज में होगा इंटरफेज में होगा। अब इसके बाद इंटरफेज के हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेज में चार फेजेस आते हैं G1 फेज जिसको हम G1 फेज भी कहते हैं। G1 फेज में सेल क्या करेगा सिंपल G1 फेज में सेल ग्रो इन साइज अपने आप को क्या करेगा ग्रो करेगा साइज बढ़ाएगा और साथ क्या बढ़ाएगा न्यू प्रोटीन्स बनाएंगे। क्या करेगा न्यू प्रोटीन्स बनाएगी। उसी तरह ऑर्गेनेल्स बनाएगी। क्या है सिंपल देखो G1 फेज में सेल अपने साइज को क्या करेगा सेल ग्रो करेगा अपनी साइज को बढ़ाएगा न्यू प्रोटीन को बनाएगा न्यू ऑर्गेनेल्स को बनाएगा। फिर क्या करेगा थर्ड में नॉर्मल सेल फंक्शन होकर। देखो यहाँ पर अब देखो सेल G1 फेज में जब चला गया सेल नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मगर सेल डिवीजन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। सेल डिवीजन के लिए तो सेल का फंक्शन नॉर्मल है। सेल जिस तरह कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है वो नॉर्मल है मगर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है। तो G1 फेज में सेल का फंक्शन नॉर्मल होता है साइज को बढ़ा देता है ग्रो कर लेता है ऑर्गेनेल्स को बढ़ा देता है न्यू प्रोटीन बना देता है। अब दूसरा फेज क्या है इंटरफेज का एस फेज। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। क्या सिंथेसिस फेज। इसमें क्या करेगा डीएनए रिप्लिकेट। सिंपल क्या होगा एस फेज में क्या करेगा डीएनए की रिप्लिकेशन। सिंपल क्या होगा डीएनए की डुप्लीकेट हो जाएगा एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा। तो एस फेज में क्या होगा डीएनए का रिप्लिकेशन होगा।
डीएनए का क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा। और ईच क्रोमोसोम मेक्स आइडेंटिकल कॉपी, हर क्रोमोसोम अपना आइडेंटिकल कॉपी क्या करेगा, बनाएगा। तो डीएनए की डुप्लीकेशन किस पेज में होगी, एस पेज में होगी। हर क्रोमोसोम अपना आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा। अब इसके बाद क्या है, एस पेज हो गया। अब इंटरफेस का तीसरा पेज G2 पेज, G2 पेज को हम गेव टू पेज भी कहते हैं, गेव टू पेज। अब गेव टू पेज में क्या होगा, सेल ग्रो करेगा फर्दर, मतलब क्या करेगा, जो G2 पेज है ना, सेल क्या है, मजीद ग्रो करेगा, क्या करेगा, मजीद ग्रो करेगा। सेल ग्रो फर्दर, देखो सेल क्या करेगा, फर्दर ग्रो करेगा और क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। किस चीज को सिंथेसाइज करेगा, मजीद प्रोटीन। देखो हमारे पास G1 पेज में भी प्रोटीन क्या है, बन रही थी, यानी ग्लूकोज। इसमें क्या होगा, प्रोटीन तो सिंथेसाइज होगी, यहाँ पर जितने प्रोटीन बने, अगर लेट सपोज सेल को और प्रोटीन की भी जरूरत होगी, तो यहाँ पर मजीद फर्दर प्रोटीन भी क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट क्या है, सेल चेक द डीएनए फॉर एरर। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डीएनए था, ये हमारे पास क्या है, डबल डीएनए। तो हमारे पास क्या है, जब डीएनए क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, जिस तरह हमारे पास क्या है, डीएनए इस फॉर्म में फैला था। तो एक डीएनए से हमारे पास जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा तो क्या बनेगा, दो डीएनए बनेगा। क्या बनाएगा, दो डीएनए इस तरह बनाएगा। अब जब दो डीएनए बन जाएगा तो इस जी हमारे पास क्या है, G2 फेज में, G2 फेज में ये क्या करेगा, डीएनए को चेक करेगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं आएगी, यहाँ पर जो बेसिस है वो सही है या नहीं। लेट सपोज कोई म्यूटेशन, कोई खराबी तो नहीं आई। तो G1 G2 पेज में क्या, G2 पेज में डीएनए को चेक करेगा कि कोई खराबी तो नहीं है। अगर खराबी नहीं है तो फिर ये किस पेज में जाएगा, M पेज में जाएगा। M पेज दूसरा पेज, माइटोटिक पेज। माइटोटिक पेज में क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगा इनटू टू डॉटर सेल। जो M पेज है उसके चार पेज है, प्रो पेज, मेटा पेज, एना पेज और टीलो पेज। अब देखो माइटोसिस, माइटोसिस पर आते, देखो अगर अपने माइटोसिस के बारे में पढ़ना है, देखो माइटोसिस जब भी क्या होगा, सेल माइटोसिस करेगा, तो माइटोसिस करने से पहले हमारे पास देखो सेल किस पेज में जाएगा, इंटर पेज में जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले माइटोसिस, माइटोसिस है क्या, सिंपल हमारे पास क्या है, ये एक सेल है। देखो उसी तरह हमारे पास क्या है, ये एक सेल है। इस सेल में कितने क्रोमोसोम है, सपोज ये ह्यूमन का सेल है, इंसान का सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो एक सेल कितने सेल में डिवाइड करेगा जब इसमें माइटोसिस होगा, दो सेल में। लेट सपोज हमारा क्या है, एक सेल डिवाइड करेगा, दो सेल में ये डिवाइड करेगा। अब ये हमारे पास माइटोसिस कहता क्या है, इसमें क्या है, ये जो डिवाइड करने वाला सेल है, इस सेल को हम क्या नाम देंगे, पेरेंट सेल का नाम देंगे। अब ये जो न्यू सेल बने इसको हम नाम देंगे डॉटर सेल का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या है, डॉटर सेल। अब देखो अगर पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्रोमोसोम हमारे पास डॉटर सेल में होंगे। देखो क्रोमाइटोसिस क्या है, ऐसा सेल डिवीजन, मतलब सेल क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, मतलब सेल साइकिल का ऐसा फेज है, ऐसा डिवीजन है जिसमें सिंपल क्या करेगा, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगा, मगर जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। तो पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम की तादाद है वो एग्जैक्टली बराबर होगा किसके साथ, पेरेंट सेल की क्रोमोसोम की तादाद के साथ। देखो वन पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम। जितने पेरेंट में जेनेटिक मटेरियल है 46, उतने ही पेरेंट में हमारे पास डॉटर सेल में भी उतने ही जेनेटिक मटेरियल है 46। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल किस चीज में प्रोड्यूस होते हैं, माइटोसिस में प्रोड्यूस होते हैं। एक सेल दो सेल में डिवाइड करेगा, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम जब डॉटर सेल में होंगे, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। अब देखो सबसे पहले माइटोसिस का जो टर्म है हमारे पास, इसका जो हमारे पास इंट्रोडक्ट मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस, NTRO का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस। किसने इंट्रोड्यूस करवाया, वेल्टर फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया। किसने करवाया, वेल्टर फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया 1882 में। इसी वजह से इसको हम कहते हैं फादर ऑफ माइटोसिस। देखो फादर ऑफ माइटोसिस कौन है हमारे पास, फादर ऑफ माइटोसिस वेल्टर फ्लेमिंग। वेल्टर, वैसे लफ्ज माइटोसिस का मतलब क्या है, माइटोस, ये किससे आया हुआ है, माइटोस है। किससे आया हुआ है, माइटोस, माइटोस आया। और माइटोस का मतलब क्या होता है, थ्रेड, क्या है, थ्रेड लाइन। क्या होता है, थ्रेड लाइन मतलब दागे नमा। क्या होता है, दागे नमा। जब कोई भी सेल क्या है नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, उसमें जो क्रोमोसोम होती है वो दागे नमा की फॉर्म में होती है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद क्या होगा, फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस, अब फेजेस ऑफ माइटोसिस को पढ़ने से पहले देखो मैंने माइटोसिस आपको समझा लिया। माइटोसिस जब कोई भी सेल करेगा तो सबसे पहले किस फेज में आएगा, इंटर फेज में आएगा। तो देखो माइटोसिस का जो फेजेस है वो मैंने क्या है, सेल साइकिल में आपको बता दिया, सेल साइकिल में मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल आपने क्या समझना है, एक मिनट इसको,
अब देखो हमारे पास माइटोसिस के फेजेस, माइटोसिस के फेजेस भी उसी तरह, जब कोई भी सेल माइटोसिस करेगा, देखो माइटोसिस हमारी बॉडी के सेल में, सोमेटिक सेल में होता है, हमारी जर्म सेल में, हमारी सेक्स सेल में ये नहीं होता। तो माइटोसिस कहां पर होता है? सोमेटिक सेल में। सोमेटिक का मतलब क्या है? बॉडी के सेल में। कहां पर होता है? बॉडी के सेल। तो माइटोसिस का सबसे पहला फेज वो कौन सा फेज है? इंटरफेज। तो इंटरफेज मैंने आपको समझा दिया। तो हमारे पास क्या है? माइटोसिस के फेजेस। माइटोसिस का पहला फेज क्या होगा? इंटरफेज। और इंटरफेज के चारों फेजेस मैंने आपको समझा दिया। तो माइटोसिस का पहला फेज हमारे पास इंटरफेज। इंटरफेज सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, जिसमें G1 फेज है, उसी तरह S फेज है, हमारे पास क्या है? G2 फेज है, जिसमें सेल ग्रो फर्दर करेगा, प्रोटीन की सिंथेसाइज करेगा और चेक करेगा फॉर द डीएनए एरर। अब इसके बाद क्या है हमारे पास? माइटोसिस का जब पहला फेज होगा, पहला फेज तो आपको समझ आ गया कौन सा फेज है? इंटरफेज। और इंटरफेज के चारों फेजेस। अब देखो माइटोसिस का दूसरा फेज। अब माइटोसिस जब इंटरफेज को कंप्लीट करेगा, जब इंटरफेज कंप्लीट होगा तो सेल किस चीज में जाएगा? हमारे पास एम फेज में जाएगा। देखो जब कोई भी सेल माइटोसिस करेगा, तो जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगी, तो इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद सेल कहां पर जाएगा? एम फेज में जाएगा। तो एम फेज के कितने हैं? एम फेज का मतलब क्या? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के कितने डिवीजन हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब आते हैं इसको समझते हैं। तो फेजेस ऑफ माइटोसिस, इंटरफेज तो मैंने समझा लिया, इंटरफेज हो गया। माइटोसिस का पहला फेज कौन सा है? इंटरफेज। इंटरफेज के चारों फेजेस भी क्या हो गए हमारे पास? हो गए। अब आते हैं एम फेज, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज का पहला फेज क्या है? प्रोफेज। अब प्रोफेज सिंपल है क्या? देखो सबसे पहले हमारे पास एक सेल है। प्रोफेज में सिंपल क्या होगा? हमारे पास क्रोमाटिन, देखो हमारे पास एक सेल है, लेट्स सपोज क्या है? ये एक सेल है, इसका क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम होंगे वो इस तरह क्या है? दागे नमा शक्ल में पड़ेंगे। किस? दागे नमा। ये जो दागे नमा बहुत ही पतले होते हैं, हमें नजर नहीं आते, बहुत पतले होते हैं, दागे नमा स्ट्रक्चर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो दागे नमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमाटिन। तो ये क्रोमाटिन कंडेंस हो जाते हैं, क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमाटिन कंडेंस हो जाते हैं, क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम बना देते हैं। हमारे पास क्या है? क्रोमाटिन। जब क्रोमाटिन कंडेंस हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। आप कहोगे क्रोमाटिन क्या है? क्रोमाटिन देखो जब कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो, नॉन डिवाइडिंग सेल, ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दागे नमा पतले पतले दागे होगा। जब सेल डिवाइड करेगा तो ये पतले पतले दागे कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस का मतलब क्या है? मोटे हो जाएंगे। जब ये दागे मोटे हो, देखो इस तरह छोटे छोटे हमारे पास दागे, ये दागे मोटे किस तरह हो जाएंगे? इस तरह क्रोमोसोम का शक्ल इख्तियार करेंगे। कौन सा शक्ल इख्तियार करेंगे? क्रोमोसोम का शक्ल। मोटे हो जाएंगे और इससे क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर। देखो ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा, मतलब ये डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। देखो मैंने आपको पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक और रीजन है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा। और साथ में इसमें क्या बन जाएंगे? स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स का मतलब क्या है? हमारे पास क्या है? सेंट्रियोल्स। यहाँ पर सेंट्रियोल्स होते हैं, क्या है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल भी अपने आप को डिवाइड करेगा, कॉपी बना के सेंट्रियोल भी अपने आप को डिवाइड करेगा। ये सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं? सेंट्रियोल से एक छोटे छोटे इस तरह क्या है? फाइबर्स निकलते हैं, छोटे छोटे फाइबर। सेंट्रियोल से इस तरह छोटे फाइबर्स निकलते हैं। इन छोटे फाइबर्स को हम क्या नाम देते हैं? एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इसको हम क्या नाम देते हैं? एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, इसको हम नाम देते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, जब क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या है? क्रोमोसोम इस तरह क्या है? मोटे हो जाएंगे। जब क्रोमोसोम मोटे हो जाएंगे तो इस तरह छोटे छोटे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे, और एक इस तरह क्या है? बड़े बड़े ट्यूब्यूल निकलेंगे। क्या है? बड़े बड़े हमारे पास इस तरह क्या है? फाइबर्स निकलेंगे। इन बड़े फाइबर्स को हम क्या नाम देते हैं? इन बड़ों फाइबर को हम नाम देते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। इसको हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पर मैं बना, देखो ये यहाँ पर सेंट्रियोल है, छोटे छोटे धागे जो निकलते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं? एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो बड़े धागे हैं इस तरह गुजरते हैं क्रोमोसोम से, इन बड़ों धागों को हम क्या नाम देते हैं? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं? पोलर। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल आपने खुद देखना है। और ऐसे फाइबर, देखो ऐसे धागे जो बिल्कुल दरमियान से निकल रहे, देखो ये जो दरमियान से गुजर रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं? स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं? स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। जो दरमियान से गुजर रहा है, या आप इसको कह सकते हो काइनेटोकोर फाइबर। दरमियान से जो गुजरते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर फाइबर। तो ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है, दरमियान से गुजरने वाले फाइबर है, छोटे छोटे फाइबर है, इन सब को हम क्या नाम देते हैं? माइटोटिक अपरेटस। इसको हम क्या नाम देते हैं? माइटोटिक अपरेटस। इसको हम नाम देते हैं माइटोटिक अपरेटस। तो सिंपल आपने क्या समझना है?
वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोफेज होगा उसमें क्या बनेगा, माइटोटिक अपरेटस बनेगा। माइटोटिक अपरेटस क्या है, ये जो छोटे छोटे धागे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, उसी तरह पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर्स, ये तमाम जब बन जाएंगे तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है इस क्रोमोसोम को क्या करना है, खींचना। क्रोमोसोम को क्या करना, जब क्रोमोसोम को खींच जाएंगे तो आधे क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम दूसरे सेल में चले जाएंगे। तो माइटोटिक अपरेटस हमारे पास किस चीज से बना हुआ है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से। इनका मतलब क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। उसी तरह हमारे पास क्या है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। उसी तरह हमारे पास क्या है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। इसी तरह हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल। किस चीज से बना हुआ है, सेंट्रियोल। तो इन तमाम का काम क्या है, सिंपल हमारे पास आप क्या कहोगे, स्पिंडल फाइबर्स कहोगे। इन तमाम फाइबर्स को आसान अल्फाज में क्या नाम दो, स्पिंडल फाइबर। इन स्पिंडल फाइबर का काम क्या है, क्रोमोसोम को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जब क्रोमोसोम को खींचेंगे तो आधे एक सेल में चले जाएंगे, आधे दूसरे सेल में चले जाएंगे। इसके बाद क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में सिंपल क्या होगा, तमाम जो क्रोमोसोम हमारे पास क्या होंगे, बिल्कुल सेंटर पर क्या होंगे, सेंटर पर। इस तरह क्या होंगे, सेंटर पर। तमाम क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेंटर पर एक अलाइन हो जाएंगे। तमाम क्रोमोसोम सेंटर पर आ जाएंगे। देखो हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर है वो आपको नजर आ रहा है, देखो स्पिंडल फाइबर। तो तमाम क्रोमोसोम इक्वेटर पर, कहां पर, इक्वेटर दरमियान पर अरेंज हो जाएंगे। इक्वेटर पर क्या हो जाएंगे, अरेंज होंगे। देखो क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेट, इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेटोरियल। देखो तमाम क्रोमोसोम कहां पर जमा हो गए, इक्वेटोरियल प्लेट पर तरतीब से अलाइन हो गए। और स्पिंडल फाइबर भी इसके साथ देखो क्या है, अटैच। स्पिंडल फाइबर भी क्या है, अटैच है सेंटर में। ये जो सेंटर में पॉइंट है, देखो क्रोमोसोम का जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेर। इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेर। इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमेर। ये हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रिक्शन रीजन है। कौन सा रीजन है, कंस्ट्रिक्शन रीजन। इसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रिक्शन रीजन। देखो यहाँ पर क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्ट हो चुका होता है तो इसको हम कंस्ट्रिक्शन रीजन कहते हैं, या इसको हम नाम देंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो सिंपल मेटाफेज में क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, ये इसका डायग्राम। तीसरा फेज क्या है, एनाफेज। एनाफेज सिंपल क्या है, ये जो क्रोमोसोम जमा हो गए इक्वेटोरियल, एनाफेज क्या है, इन क्रोमोसोम को खींचेंगे। आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम दूसरे। ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, या क्रोमोसोम इस तरह आधे ऊपर की तरफ आधे नीचे की तरफ, ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एनाफेज। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या नाम देते हैं, एनाफेज। सिंपल आधे क्रोमोसोम, ये जो स्पिंडल फाइबर है, आधे क्रोमोसोम को एक तरफ खींच लिया और आधे क्रोमोसोम को दूसरी तरफ खींच दिया। तो सिंपल क्या है, सेंट्रोमेर क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखो सेंट्रोमेर क्या है हमारे पास, आधा दूसरा चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रोमेर डिवाइड हो जाएगा। जब सेंट्रोमेर डिवाइड हो जाएगा तो क्रोमोसोम भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और सिस्टर क्रोमाटिड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेट। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, देखो एक क्रोमोसोम। जितनी देखो हमारे पास सेंट्रोमेर कितना है, एक सेंट्रोमेर। तो इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम। नंबर ऑफ सेंट्रोमेर, आप इसको याद रखें, नंबर ऑफ सेंट्रोमेर नंबर ऑफ सेंट्रोमेर किसके बराबर है, क्रोमोसोम की तादाद के बराबर। तो यहाँ पर सेंट्रोमेर कितना है, एक। अगर एक सेंट्रोमेर है तो इसका मतलब क्रोमोसोम भी क्या है, एक। सिंपल। ये जो हमारे पास इस तरह क्रोमोसोम है, देखो ये भी हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, एक, क्योंकि एक सेंट्रोमेर। अब ये जो सिस्टर, ये हमारे पास जो स्ट्रैंड है ना, ये अपने आप की क्या बनाती है, सिस्टर क्रोमाटिड स्ट्रैंड बनाती है। क्या बनाती है, अपने स्ट्रैंड बनाती है। तो ये क्या है, ये सिस्टर स्ट्रैंड है। हमारे पास क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड स्ट्रैंड। हालांकि क्रोमोसोम एक है। तो ये जो सिस्टर स्ट्रैंड है, आधे एक तरफ चले जाते हैं, आधे दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो सिंपल एनाफेज को आपने किस तरह सिंपल समझना कि क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आधे एक तरफ आधे दूसरे तरफ। अब हमारे पास क्या है, टेलोफेज। टेलोफेज सिंपल आपने क्या करना है, अपोजिट ऑफ द प्रोफेज। सिंपल टेलोफेज हमारे पास क्या है, प्रोफेज का उल्टा, प्रोफेज का उलट। तो टेलोफेज क्या है, इट इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। अब देखो प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम बने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, स्पिंडल फाइबर बन गए। इसमें क्या होगा, सिंपल टेलोफेज में हमारे पास क्या होगा, टेलोफेज में अब देखो तमाम चीजें डुप्लीकेट हो गई, क्रोमोसोम भी डिवाइड हो गए। अब सिंपल क्या करेगा, सेल वापस यहाँ पर वापस क्या बनेगा, इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो हमारे पास ये जो क्रोमोसोम होगा, इन तमाम क्रोमोसोम के इर्द गिर्द वापस क्या बनेगा, इस तरह हमारे पास क्रोमोसोम। अब हमारे पास क्या है, टेलोफेज। देखो टेलोफेज हमारे पास क्या है, टेलोफेज बिल्कुल क्या है, अपोजिट ऑफ द प्रोफेज। मतलब ये प्रोफेज का बिल्कुल क्या है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है, बिल्कुल उल्टा, रिवर्सल ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो गए थे, क्रोमैटिन कंडेंस हो गए, क्या बनाए थे, क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, वापस हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या है, सेल।
इसमें क्या होगा वापस देखो, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो खत्म हो गया, न्यूक्लियोलस क्या हो गया था, खत्म हो गया। इसमें वापस क्या बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, वापस न्यूक्लियोलस बनेगा। जो क्रोमोसोम होंगे वो वापस क्रोमाटिन बन जाएंगे, उससे वापस पतले धागे बन जाएंगे, वापस क्या बन जाएंगे, इस तरह पतले धागे बन जाएंगे, वापस क्या बन जाएंगे, पतले धागे बन जाएंगे। तो टेलोफेज में इन तमाम पॉइंट को अपोजिट करो, क्या बन जाएगा हमारे पास, टेलोफेज में इन तमाम पॉइंट को, जो प्रोफेज के तमाम पॉइंट है ना उसको अपोजिट करो, अपने किस में लिखना है, टेलोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, न्यूक्लियोलस बनेगा, तमाम चीजें बन जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, जो साइटोकाइनेसिस है, देखो इसके बाद अब हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस। अब हमारे पास साइटोकाइनेसिस क्या है, अब सिंपल देखो, इंटरफेज हमारे पास क्या है, इंटरफेज देखो, इंटरफेज के हमारे पास कितने फेजेस है, 4 फेजेस थे, मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी देखो G1 उसी तरह एस फेज, G2 फेज। अब जो इंटरफेज के बाद हमारे पास क्या आएगा, एम फेज। देखो एम फेज के कितने फेजेस है हमारे पास, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। देखो कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चारों मैंने आपको पढ़ा दिया। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का डिवाइड होना, मतलब कोई भी सेल में पहले उसका क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। देखो कैरियोकाइनेसिस हमने तमाम पढ़ लिया। अब आते हैं बारी, किसकी बारी है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। तो देखो इंटरफेज के चारों फेजेस हो गए, फिर एम फेज के 2 फेजेस, 2 फेजेस में पहला क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के चारों स्टेप हो गए। अब साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो सही है, हमारे पास क्या है, एक समरी की फॉर्म में आपने क्या करना है, याद रखना है। इंटरफेज होगा, फिर एम फेज का पहला फेज क्या है, कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके चारों फेज होंगे, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, सिंपल साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, इसका क्या, यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये वीडियो में वापस बना रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पर कुछ चीजें लिखे हुए है, तो इसको मैंने आपको पहले समझा लिया, मगर वीडियो में नहीं आया तो मैं वीडियो वापस बना रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है, ये साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर देखो ये साइटोप्लाज्म क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो सेल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, ये दोनों में क्या है, मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ किस तरह, देखो एनिमल सेल क्या होगा, देखो एनिमल सेल हमारे पास क्या है, ये एक एनिमल का सेल है, ये एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, क्लेविज फेरो उसमें बनेगा, क्या बनेगा, क्लेविज फेरो। क्लेविज फेरो का मतलब क्या है, देखो जब हमारे पास एनिमल सेल आएगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियस, यहाँ पर भी न्यूक्लियस, तो एनिमल सेल क्या करेगा, ये मौजूद एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा, तो ये एनिमल सेल क्या होगा, सबसे पहले इस तरह इन्वेचिनेट करेगा, इस तरह क्लेविज फेरो बन जाएगी, इस तरह डिवाइड कर जाएगा एक्टिन मायोसिन के जरिए। देखो ये क्या करेगा, एनिमल सेल किसके जरिए डिवाइड करेगा, क्लेविज फेरो। तो ये 2 सेल क्या करेंगे, आपस में इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह फेरो बन जाएगा, क्लेविज फेरो बन जाएगा, इस तरह डिवाइड कर जाएगा। जबकि प्लांट सेल किस तरह डिवाइड करेगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन, इसमें क्या बनेगा, प्लेट बनेगा। प्लेट क्या बनेगा, अभी मैंने आपको समझा भी दिया था। देखो मगर वापस क्या है, वीडियो बनाने के लिए मैं वापस समझा रहा हूँ। देखो गोल्जी apparatus, देखो गोल्जी apparatus हमारे पास क्या है, जब पहले हमारे पास प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरह डिवाइड करेगा, एनिमल का साइटोप्लाज्म तो क्लेविज फेरो के जरिए, प्लांट का साइटोप्लाज्म किस तरह डिवाइड करेगा, सिंपल देखो सबसे पहले गोल्जी apparatus क्या रिलीज करेगा, वेजिकल रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, वेजिकल रिलीज करेगा। ये तमाम वेजिकल कहां पर बैठ जाएंगे, इस तरह क्या है, छोटे छोटे वेजिकल यहाँ पर बैठ जाएंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, एक प्लेट बनेगा, क्या बनाएगा, प्लेट। और इस प्लेट को हम क्या नाम लेते हैं, प्रिग्मोप्लास्ट, क्या नाम लेते हैं, प्रिग्मोप्लास्ट। तो देखो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म किस तरह डिवाइड होता है, गोल्जी apparatus आता है, गोल्जी apparatus सेक्रीशन करता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है गोल्जी apparatus का। तो जो गोल्जी apparatus सेक्रीशन करेगा तो यहाँ पर एक प्लेट बन जाएगा, इस प्लेट को हम क्या नाम लेते हैं, बायोलॉजी की जुबान में प्रिग्मोप्लास्ट कहते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो हमारी ग्रोथ, देखो ग्रोथ किसके जरिए होती है, माइटोसिस के जरिए होती है। टिश्यू रिपेयर, कितनी कट लग जाए वापस वो टिश्यू रिपेयर हो जाती है, यानी किसके जरिए, माइटोसिस के जरिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो एसेक्सुअल, तमाम बॉडी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके जरिए हो रही है, माइटोसिस के जरिए हो रही है। रीजनरेशन का प्रोसेस किसके जरिए हो रहा है, माइटोसिस। देखो हमारे पास स्टार फिश होता है, अगर एक स्टार फिश का एक लिंब कट जाए तो ये वापस किसके जरिए रीजनरेट करता है, माइटोसिस के जरिए रीजनरेट करता है। तो ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस। खासियत क्या है माइटोसिस का, कैरेक्टरिस्टिक सिंपल, ये हमारी सोमेटिक सेल में होती है। सोमेटिक का मतलब क्या है, बॉडी, यहाँ तो ये हमारी बॉडी के सेल में होता है। देखो हमारा बॉडी सेल होता है, 2 तरह के सेल होते हैं, एक बॉडी का सेल होता है, दूसरा क्या होता है, जर्म सेल। दूसरा हमारा क्या है, जर्म सेल। जर्म सेल हमारे क्या है, सेक्स सेल। जर्म सेल में क्या होगा, आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मायोसिस होगी, मियोसिस होगी। और हमारे क्या है, सोमेटिक सेल में, बॉडी के सेल में क्या होगी, माइटोसिस होगी, क्या होगी।